हाय स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ABPN एजुकेशन पर। हम लोग क्लास 3 का फर्स्ट इकाई पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग पूरे सिलेबस को देखें, एक एक चैप्टर को उसमें विस्तृत से देखें कि क्या क्या जो है प्रत्येक चैप्टर में हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो आप अगर उसको देखे होंगे तो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको रुचि जग गया होगा पूरे 3 क्लास के साइंस पूरा पढ़ने में, चैप्टर को पढ़ने में। तो हम लोग जो है इसका फर्स्ट चैप्टर एंड ये आपकी साइंस है। आपका फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट इकाई क्या है? तो सजीव वस्तुएं, पेड़ एवं जंतु, पौधे एवं जंतु, लिविंग थिंग्स, प्लांट एंड एनिमल। सजीव वस्तुएं, दो सजीव वस्तुएं होते हैं, एक पौधे एक जंतु, है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस इकाई में हम लोग सजीव जगत को पढ़ेंगे, यानी अध्याय फर्स्ट जो है आपका वह सजीव जगत, लिविंग वर्ल्ड। अब अगर बात करें तो आपका इसके पीछे वाले अगर क्लास से अगर आप आए होंगे, क्लास 2 को अगर पूरे साइंस को पढ़े होंगे तो क्या आप देखते हैं उसमें उसके फर्स्ट चैप्टर में ही हमको सजीव जगत के पढ़ना था, सजीव वस्तुओं के बारे में पढ़ना था। जो सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं, ये दोनों वस्तुएं के बारे में हमें पढ़ना था। पूरे संसार को ही दो भागों में बांटे थे। तो हम लोग इस चैप्टर में भी हम लोग सजीव जगत को पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए इसके कुछ कुछ पार्ट्स में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है तो उसके कुछ वीडियोज होंगे, 3 या 4 लगभग अप्रॉक्स वीडियो होंगे, और आपका बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा। आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा इस सभी चीज़ों को सीखने में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सजीव जगत को। अगर पूरे संसार को देखा जाए तो बहुत सारे वस्तुएं हमें मिलेंगे। उन सभी वस्तुओं को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है ना। कौन कौन से कैटेगरी में? तो एक को हम लोग सजीव वस्तुएं कहते हैं, एक को हम लोग सजीव वस्तुएं और दूसरे को हम लोग निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। निर्जीव वस्तुएं कहते हैं, एक को हम लोग सजीव वस्तुएं कहते हैं और दूसरे को निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। सजीव वस्तुएं में जैसे मान लेते हैं कि अगर बड़े प्राणी में देखें तो आपका मनुष्य, गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये सभी जो जंतु हैं, शेर, जंगली जानवर कुछ ले लीजिए, हाथी, बंदर, ये जितने सारे आपको दिख रहा है ये सजीव जगत है, सजीव जगत के प्राणी हैं। अगर कीट पतंग के लेते हैं तो आपका जैसे मधुमक्खी, है ना, तिलचट्टा, सांप, बिच्छू, ये सभी जो है वह कीट के श्रेणी में आते हैं। मक्खी भी अगर बात करें तो मक्खी भी यह कीट ही है। तो ये सभी जो है वह कीट के श्रेणी में आते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो सजीव जगत, कुछ ऐसे क्या सभी पौधे सजीव जगत में आते हैं। जैसे गुलाब का पौधा हो गया, आम हो गया, है ना, पीपल हो गया, जलकुंभी, ये सभी जो हैं ये सभी सजीव जगत के वस्तुएं हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी, मतलब कुछ बड़े जानवर को ले लिए, कुछ कीट पतंग को ले लिए, कुछ पौधे को ले लिए, कुछ पेड़ पौधे को ले लिए। अगर हम निर्जीव वस्तुएं की बात करें तो निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं वो भी जिसमें जान नहीं होता है, जिसमें सजीव वाले लक्षण नहीं दिखते हैं, तो सभी के सभी निर्जीव वस्तुएं कहलाते हैं। आपका कलम, किताब, घर, मिट्टी,
है ना, आपका दरवाजा, गाड़ी, जहाज, खिलौना, ये सभी जो हैं ये क्या है, ये सभी निर्जीव वस्तुएं का उदाहरण है। किस वस्तुएं का उदाहरण है? ये सभी जो है ये निर्जीव वस्तुएं हैं और ये सभी सजीव वस्तुएं हैं। तो हम लोग देख लिए कि पूरे सजीव जगत, पूरे वस्तुओं को हम लोग दो भागों में बांट दिए, सजीव जगत तो निर्जीव जगत में। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि आखिर उसकी कुछ विशेषता होगा, सजीव जगत की कुछ विशेषताएं होंगी। तो आइए हम लोग उसके विशेषताओं को देखते हैं। ठीक है, सजीव की क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। और इसमें दो चीज़ों को पढ़ेंगे। एक सजीव जगत में दो चीज़ें, आइए हम लोग उसको देखते हैं कि सजीव जगत में दो चीज़ें क्या क्या पढ़ेंगे। तो एक पढ़ेंगे इसको क्या कर सकते हैं, तो दो भागों में बांट सकते हैं, है ना। एक को हम लोग बोलेंगे पादप जगत, पादप जगत जिसको प्लांट किंगडम कह सकते हैं, किंगडम कह सकते हैं। और दूसरा जो है वो है जंतु जगत, जंतु जगत, इसको हम लोग एनिमल किंगडम कह सकते हैं, है ना। यानी ये पूरे भाग को दो भागों में बांट दिए, एक प्लांट किंगडम, है ना, प्लांट्स किंगडम, और दूसरे को एनिमल्स किंगडम यानी जंतु विज्ञान। ये सभी जो आपको दिख रहा है, यानी जंतु जगत में और पादप जगत में क्या भेद है, तो सारे के सारे संपूर्ण पृथ्वी पर के, है ना, संपूर्ण पृथ्वी पर जितने सारे पादप हैं, यानी उसके स्पेसीज, उसकी जातियां, किस्में जितने सारे हैं, छोटे बड़े से लेकर मतलब पौधे के श्रेणी में आने वाले समस्त वनस्पतियां संसार के समस्त वनस्पतियां, है ना, संसार के समस्त वनस्पतियां पादप जगत के श्रेणी में आते हैं। अच्छा, जंतु जगत के श्रेणी में कौन आते हैं, तो जंतु जगत के श्रेणी में संसार के समस्त जंतु, है ना, संसार के समस्त जंतु, संसार के समस्त जंतु किस वर्ग में आते हैं, तो जंतु जगत में आते हैं। किस जगत में आते हैं, तो जंतु जगत में आते हैं। अब अभी देख रहे थे पादप के कुछ भेद देख रहे थे, आप फिर से देख सकते हैं। सरसों का पौधा हो गया, सरसों का पौधा, आपका आम, गुलाब का पौधा, है ना, चीड़, कमल, है ना, जलकुंभी, कैक्टस, ये सभी जो हैं ये सभी किस श्रेणी में हैं, तो ये सभी पादप श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि केवल यही है, सारे के सारे, है ना, सारे के सारे संपूर्ण जगत के समस्त वनस्पति पादप श्रेणी में आते हैं, पादप जगत में आते हैं। अगर इसमें अगर बात करें तो अभी देख रहे थे कुछ कीट को देखें, है ना, कुछ स्तनपायी को देखें। स्तनपायी मतलब जैसे मनुष्य हो गया जो बच्चों को जन्म देता है, और जो अंडे को जन्म देता है, जैसे आपका मक्खी, मच्छर, पतंगे या कीट पतंगे कह सकते हैं, कीट पतंगे, बिच्छू,
ये सभी जो है स्तनपायी मनुष्य कह सकते हैं, गाय कह सकते हैं, है ना, आप हाथी कह सकते हैं, ये सभी जो हैं ये मैमल्स हैं, स्तनपायी है, जो बच्चों को जन्म देते हैं, तो जंतु जगत में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जंतु की, सजीव की कुछ विशेषताएं। सजीव की क्या विशेषताएं हैं, आइए तो सजीव की विशेषताएं के बारे में देखेंगे। इसके पीछे वाले क्लास जो आपका 2 क्लास था, है ना, 2 क्लास में हम लोग बहुत कुछ सजीव की विशेषताएं डिटेल से पढ़े थे। अब हम लोग इसमें बस थोड़ी सी झलक देख लेते हैं, थोड़े से उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। सजीव की विशेषताएं, ठीक है। सबसे पहले कि सजीव जो होते हैं क्या करते हैं, तो सांस लेते हैं। दूसरा नंबर, सजीव क्या करते हैं, गति करते हैं। तीसरा नंबर, सजीव वृद्धि करते हैं। सजीव जनन करते हैं। क्या ये सभी हम लोग जो है, ये सभी हम लोग पिछले क्लास में यानी 2 क्लास में हम लोग पढ़े थे। उसके फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोग इसके बारे में बहुत ही डिटेल से जो है अध्ययन किए थे। चलिए तो ये सब, अच्छा आगे हम लोग देख लेते हैं सजीव जगत के, है ना, सजीव जगत, सजीवों की मृत्यु होती है और, है ना, सजीव जो होते हैं ये सजीव वातावरण के प्रति क्या होते हैं, तो सजग होते हैं। क्या कह सकते हैं, सजग होते हैं। इसका कहने का मतलब कि बाह्य उद्दीपनों के प्रति सजग होते हैं। क्या होते हैं, तो बाह्य उद्दीपनों के प्रति वे सजग होते हैं। बाह्य उद्दीपन का मतलब कोई जीव कि किसी से अगर नुकसान होता है तो अपने आप को क्या करता है, बचाना चाहता है, तो वह जो है हमारा बाह्य उद्दीपन के प्रति वह सजग होता है। जैसे छुई मुई के पौधा को छूते हैं तो जैसे हमारी त्वचा से सटता है तो सिकुड़ने लगता है, तो क्या है, तो उसका कारण होता है कि हमारे प्रति क्या होता है, तो वह सजग हो जाता है। चलिए तो हम लोग जो है सजीव की विशेषताएं देख लिए। थोड़ी सी आइए हम लोग इसके बारे में, यानी इसके बाद जो है स्टार्ट, जैसे हम लोग कहें कि पूरे सजीव जगत को 2 भागों में बांटते हैं, एक पादप जगत, एक जंतु जगत। पादप जगत के बारे में ये हम लोग देखते हैं। पादप जगत या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं वनस्पति जगत, पादप जगत या वनस्पति जगत, ठीक है। इसको हम लोग प्लांट किंगडम के श्रेणी में लाते हैं। प्लांट किंगडम के श्रेणी में हम लोग क्या करते हैं, तो इसको रखते हैं। चलिए तो अभी, है ना, इसके जस्ट पहले इसकी व्याख्या भी किए थे कि पादप जगत किसको बोलेंगे, तो पृथ्वी के समस्त पेड़ पौधे, झाड़ी, शाकीय पौधे, विशाल वृक्ष, ये सभी जो है इसके श्रेणी में आते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं, तो विशाल वृक्ष, है ना, वृक्ष या पेड़ कह सकते हैं। दूसरा झाड़ियां, शाकीय पौधे, जलीय पौधे, ये सभी जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो पादप जगत या वनस्पति जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सभी पौधे जो हम आपको लिखे हुए हैं, दिख रहा हो आपको, ये सभी वातावरण और वहाँ की मिट्टी के कह सकते हैं कि प्रति
वे अनुकूल होते हैं, वो मतलब जिस मिट्टी में वो होते हैं वहाँ उनकी अनुकूलन स्थिति होती है। जैसे मान लेते हैं कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वो स्थलीय क्षेत्रों में नहीं आएंगे। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो स्थलीय क्षेत्रों में रहेंगे लेकिन वो दूसरी जगह में नहीं रह सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लोग को कह दिया जाए कि चलिए अब उत्तरी ध्रुव पर हम लोग आपको घुमाते हैं, है ना, या वहीं पर आपको रहना है, तो बहुत मुश्किल होगी हम लोग को भी, साथ साथ पेड़ पौधों को भी। पेड़ पौधे आप जानते होंगे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में नहीं होते हैं पेड़ पौधे, यानी हमारे जो पृथ्वी का छोर है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं पाए जाते हैं और साथ साथ जीव जंतुओं का भी उसमें अभाव रहता है। बहुत ही कम जो है वहाँ पर घनत्व होता है जीव जंतुओं का, बहुत ही कम। कारण वहाँ अनुकूल स्थिति नहीं उनके लिए। अनुकूल स्थिति मतलब उनके लिए मिट्टी चाहिए, उनके लिए जो है वातावरण चाहिए, उनके लिए तापमान चाहिए, ये सभी चीज़ें मौजूद हो तो भी वह वहाँ रह सकते हैं। कहेंगे कि आखिर सेब हरियाणा और उत्तराखंड में क्यों होता है, जम्मू कश्मीर क्यों होता है, हमारे यहाँ स्टेट में बिहार और यूपी में क्यों नहीं होता है, झारखंड में क्यों नहीं होता है, कोई कह सकता है। अगर कोई बोलेगा कि जो अधिक संख्या में जो रबड़ के पेड़ जो दिखते हैं, खजूर दिखते हैं और आपके नारियल दिखते हैं, वे केरला या फिर तटीय भागों में क्यों होते हैं, क्यों पहाड़ पर नहीं होते हैं, पहाड़ पर भी उनको रहना चाहिए। तो उसके मेन कारण है क्या, उसका मेन कारण है उनके लिए अनुकूल स्थिति वही है, मिट्टी वातावरण सभी जो है उसके सहयोग करते हैं, उसको साथ देते हैं। और अगर वह विपरीत परिस्थितियों में चले आएँ तो वहाँ पर वे उग नहीं पाते हैं। उगेंगे भी, आप अगर उगाइएगा तो उसके स्वाद में, उसके हर एक चीज़ों में चेंज हो जाएगा, यह हो सकता है कि फले ही नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि इनके लिए वनस्पतियाँ और मिट्टियाँ, है ना, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सी वनस्पतियाँ जो होती है, कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो इनको प्रभाव, है ना, इन पर प्रभाव डालते हैं। तो हम लोग आइए आप कुछ पर्यावरणीय कारक के बारे में समझते हैं। पर्यावरणीय कारक, है ना, कुछ पर्यावरणीय कारक है, अभी उसके बारे में बता रहे थे, अनुकूल होंगे तभी वो हो सकते हैं। तो कुछ पर्यावरणीय कारक है जो इनको अनुकूलन स्थिति जो है प्रदान करते हैं, अनुकूलन स्थिति प्रदान करते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम बात करेंगे मिट्टी का, है ना। मिट्टी यानी जो सॉइल है वो आपको रहना चाहिए। अब सब जगह तो जैसे कपास का अगर पौधा आप यहाँ रोपिएगा तो उतनी अच्छी ढंग से नहीं हो पाएगी जितनी अच्छी जो होती है उपज जो होती है आपको गुजरात महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में होती है, कर्नाटक वाले क्षेत्रों में होती है। अगर चाय को आप रोपिएगा यहाँ पर नहीं होगी, उसके लिए एक अलग प्रकार की मिट्टी, अलग प्रकार के वातावरण चाहिए, है ना। तो मिट्टी एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। दूसरा नंबर है पानी। पानी मतलब वाटर, यानी कह सकते हैं कि अगर आप धान के पौधा को अगर पहाड़ी इलाके में रोपिएगा या फिर पर्वत पर जाकर रोपिएगा या तटीय भागों में रोपिएगा, बहुत मुश्किल होगा उसको, क्योंकि उसको पानी जो है जड़ों में कुछ सेंटीमीटर तक हमेशा बने रहना चाहिए। लगभग कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर तक पानी जो है हमेशा बने रहना चाहिए। तो अगर उसको पानी नहीं मिलेगा तो क्या धान का पौधा होगा, नहीं होगा। चलिए कुछ और कारक हैं, जैसे तीसरा नंबर आपका तापमान, यानी टेम्परेचर जो है इसका महत्वपूर्ण कारक है ना। टेम्परेचर, तापमान सभी इलाका, जैसे मान लेते हैं कि जो सेब का उपज होती है वो उत्तराखंड वाला जम्मू कश्मीर में अधिक होती है। क्यों? क्योंकि वह ठंडे प्रदेश में पाया जाने वाला पौधा है, वे जो वृक्ष होते हैं उनके ठंडे प्रदेश में होते हैं। आप अगर उसको केरला में लेकर चले जाइएगा तो वहाँ सेब की उपज नहीं होगी। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको तापमान कम या किसी को तापमान अधिक चाहिए, साथ साथ प्रकाश भी चाहिए और वर्षा भी होना चाहिए। अगर वर्षा नहीं होगा तो पानी उसको उपलब्ध नहीं होगा। प्रकाश अगर नहीं होगा तो आप पढ़े होंगे कि पत्तियां जो होती है प्रकाश में ही भोजन बनाती है कि नहीं। अगर उनके पास अगर उनको प्रकाश नहीं मिलेगा तो क्या वे रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो आप समझ गए कि ये सब पर्यावरण कारक हैं, है ना, पर्यावरणीय कारक हैं। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो मिट्टी में उगते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पानी में उगते हैं। इसकी जो है हम लोग अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे, कौन से पानी में उगते हैं और कौन से पौधे जो है वो मिट्टी में उगते हैं। तो चलिए हम लोग
उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है ये चीज़ों को समझ गए होंगे। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे इसी चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।